Hello, how are you? Students, as you can see on the screen, today we are going to do a poem by Robert Frost, Dust of Snow. It is very famous poem written by Robert Frost. Let's see what he has to say in this poem. Students, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यानी बर्फ़ की डस्ट। तो ये छोटे से इंसिडेंट्स का रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो पहली है जिस जो स्टैंजा है उसमें क्या कह रहे हैं कि क्रो ने क्या किया, शूक डाउन की। शूक डाउन मतलब हिलाया उसने ट्री को। द शूक डाउन ऑन मीन द डस्ट ऑफ स्नो, यानी स्नो की डस्ट मेरे ऊपर गिरी। कैसे? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि जैसे क्रो है उसको भी नॉर्मली एक बैड ओमन माना जाता है, यानी एक एक गलत वे से, यानी कि कोई बुरा होने के बारे में सोचा जाता है क्रो के बारे में। और हेमलॉक ट्री मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है, जैसे क्रिसमस ट्री टाइप होता है उस तरह का एक ट्री होता है जिसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं और वो जहरीला होता है। तो जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं वो ट्री के नीचे खड़े हैं, एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे, जो कि एक जहरीला पेड़ होता है। और एक क्रो क्या करता है, उसकी टहनियों को हिलाता है, उनके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है और वो बर्फ़ किसके ऊपर गिर जाती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। उसकी डस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गिर जाती है। दोबारा रिपीट करते हैं कि क्रो क्या करता है, कौवा क्या करता है कि एक हेमलॉक ट्री जो कि एक जहरीला पेड़ है उसके ऊपर वो क्रो बैठा है। जब वो पेड़ को हिलाता है, टहनियों पे मूव करता है, तो वो जैसे मूवमेंट करता है तो उसकी जो डस्ट है वो पॉइंट के ऊपर गिर जाती है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यूड। तो कहता है कि उसने मेरे जो डस्ट मेरे ऊपर गिरी, बर्फ गिरी मेरे ऊपर, उसकी डस्ट गिरी, उससे क्या हो गया, मेरा मूड बदल गया, मेरा मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, मैंने अपने दिन को बचा लिया। मेरा अभी आई हैड रीयूड मतलब जो मेरा जो मेरा बाकी दिन था, जो विच आई हेल्ड इन रिग्रेट, मुझे रिग्रेट थी, मुझे पश्चाताप था, कोई परेशानी थी जो मैंने उस वजह से अपना दिन गंवा दिया था, तो उसको मैं बचा पाया क्योंकि वो डस्ट मेरे ऊपर गिरी तो मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स इस छोटे से इंसिडेंट से हमें क्या जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, क्रो जो कि बैड ओमेन माना जाता है, यानी कि ऐसे कुछ बुरा हो उस तरह की बात मानी जाती है। और हेमलॉक ये भी एक जहरीला पेड़ है। तो पोइट इन दोनों तरह की कंडीशन में, जब ऐसी कंडीशन है कि क्रो ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी है उसके द्वारा और वो जहरीले पेड़ के नीचे खड़ा है, लेकिन फिर भी उनका जो एटीट्यूड है फिर भी पॉजिटिव है। यानी इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कंडीशंस ठीक भी ना हो तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। और जो हमारे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, अगर यहाँ पे हम समझें कि जो भी नेगेटिविटी है उसको हमने फेंक देना चाहिए और अपने टाइम को बचाना चाहिए। जैसे पोइट कहता है कि जो बर्फ़ मेरे ऊपर गिरी तो उससे मैं मोटिवेट हुआ और मैंने जिस तरह से वो मेरे ऊपर डस्ट गिरी इसी तरह मैंने क्या किया, अपने अंदर से भी जो नेगेटिविटी है उस डस्ट को गिरा दिया, फेंक दिया। तो स्टूडेंट्स थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि राइम स्कीम क्या है, ये पढ़ेंगे। द वे ए क्रो, क्रो राइम कर रहा है स्नो के साथ, और शूक डाउन ऑन मी, मी किसके साथ कर रहा है, ट्री के साथ। तो ये स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइम स्कीम पूछी जाती है हमेशा। क्रो किसके साथ राइम कर रहा है, स्नो के साथ, तो ये क्या हो गया, और मी क्रो के साथ तो नहीं कर रहा, तो ये पहला ए हो जाएगा, दूसरा बी, और फिर स्नो, क्रो के साथ स्नो कर रहा है तो ए बी, तो ये इसकी राइम स्कीम हो गई। उसके बाद अगर हम अगले स्टैंजा की बात करें, हार्ट के साथ पार्ट राइम कर रहा है और मूड के साथ रियूड, तो इसको हम कह सकते हैं सी डी, हार्ट के साथ पार्ट, मूड के साथ रियूड, तो सी डी सी डी, ये इसकी राइम स्कीम है। और इसमें अगर हम जो पोइटिक डिवाइस है वो कौन सी यूज़ कर रखी है वो देख सकते हैं। इसको इंजैपमेंट बोलते हैं,
इंजॉयमेंट मतलब ये अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये एक ही सेंटेंस है। देखिए, द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अगर हम इसको लिखें और पढ़ें एक बिल्कुल एक इंटोनेशन के साथ, एक ही स्ट्रेस देकर पढ़ें तो ये एक ही लाइन नजर आती है। सुन पढ़ेंगे, द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ये एक ही लाइन है। जब एक ही लाइन को डिफरेंट लाइन्स में लिखा जाता है तो उसको इंजॉयमेंट कहते हैं। अगली लाइन, अगला स्टैंजा भी देख लेते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड व्यूड। तो ये भी एक लाइन लग रही है। तो ये जब एक ही लाइन को डिफरेंट लाइन्स में लिखा जाता है तो उसको विदाउट किसी कोमा फुल स्टॉप के लिखा जाता है तो उसको इंजैपमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों में डिवाइस यूज़ हुई है। उसके बाद अगर हम और इसमें डिवाइस देखें तो इसमें एसोनेंस है। एसोनेंस मतलब जब कोई जो बावल साउंड है वो बार बार रिपीट, जो साउंड रिपीट हो, जैसे बावल साउंड रिपीट हो, जैसे शूक डाउन ऑन मी। तो यहाँ पे जो शूक डाउन ऑन मी, तो ये वावल साउंड रिपीट हो रही है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एसोनेंस। उसके बाद अगर हम इसमें देखें, इसमें एलिट्रेशन भी है। जब एक ही तरह की जो वर्ड है या साउंड रिपीट करे उसको हम एसोनेंस बोल देते हैं। जैसे अगर इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हैज़ हार्ट, ये एच है, बेशक दूर दूर है लेकिन ये सेम ह की साउंड रिपीट कर रही है तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं, क्योंकि एक ही जैसी जो साउंड है वो रिपीट कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक सिंपल सा इंसिडेंस है कि जो पोइट है वो एक हेमलॉक ट्री, एक जो कि जहरीला पेड़ होता है, वाइट फ्लावर्स होते हैं और ये पेड़ कैसा नज़र आता है, एक क्रिसमस ट्री की तरह नज़र आता है और इसकी टहनियाँ कमज़ोर होती हैं, टहनियाँ। तो वो पोइट इसके नीचे खड़ा है और ऊपर एक क्रो है, क्रो उस पेड़ को हिला देता है जिससे उसके ऊपर बर्फ़ की डस्ट गिर जाती है। और जो डस्ट गिरती है इससे वो पोइट को क्या लगता है कि मेरा अभी का दिन है, जो अभी तक का दिन तो बर्बाद चला गया है, क्योंकि मैं रिग्रेट कर रहा था, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, परेशान था कि मेरा दिन अभी तक बेकार चला गया था। लेकिन इससे इंसिडेंट से, छोटे से इंसिडेंट से उनके मूड में बदलाव आ जाता है और वो बाकी दिन ख़राब नहीं करना चाहते और उसको पॉजिटिव मैनर के साथ गुजारना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।